नमस्कार। सबसे पहले तो मैं, जैसा कि मेरे गुरु धोनी सर कह रहे थे कि घर वापसी जैसा कुछ माहौल है आज। मैं मेरठ का ही हूँ और मेरठ से ही पला बड़ा, मेरठ में ही पढ़ाई की और अपना पूरा सफर मेरठ से शुरू करके आगे तय किया। तो मैं सबसे पहले मुझे अवसर प्रदान करने के लिए दिल से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ परिवार का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने आज ये बड़प्पन दिखाया और अपने एक पूर्व छात्र को, जिसने जीवन में किसी एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त की, उसको अपने ही विश्वविद्यालय में बुला करके उसको अपने घर में अपनी बात कहने का अवसर दिया। मैं चाहता हूं एक बार विश्वविद्यालय परिवार का आप लोग भी धन्यवाद करें तालियों के माध्यम से। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, अभी भी हमारे मध्य थे कुलपति महोदय, विश्वविद्यालय के चीफ डॉक्टर प्रोफेसर वीरपाल सिंह जी, हिंदी विभाग के अध्यक्ष जो आज के कार्यक्रम के सूत्रधार प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी जी, और मैं जिनको काफी उस समय भी फॉलो करता रहा, उर्दू विभाग के प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी जी, और अन्य विभागों से पधारे मेरे शिक्षक, और सबसे ज्यादा धन्यवाद आप सब युवा साथियों का जो इस कार्यक्रम में पधारे। मैं चाहता हूँ एक बार युवा साथी अपने लिए एक बार तालियां बजाएं। मेरठ की मिट्टी में उतना जोश और उतना जुनून तो हमेशा ही रहता है कि उपजाऊ जमीन है, जरा सा धरती पे पैर मारो तो पानी की धार निकल के आती है। तो एक बार और जोरदार तालियां बजाते हैं। मैं शुरुआत करना चाहूंगा आज की बात की दुष्यंत कुमार की 4 पंक्तियों से। दुष्यंत कुमार का नाम आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा, जो हिंदी की गजलें जिन्होंने बहुत शानदार लिखी है। दोस्तों, खास तौर पे मैं आज कुछ ऐसी बातें भी करूं क्योंकि मैं खुद मेरठ का विद्यार्थी रहा हूं और मेरठ के लोगों जब बाहर निकलते हैं सफलता की राह पर, दुनिया की दौड़ में आगे बढ़ते हैं, तो किस तरह की प्रैक्टिकल समस्याएं आती है वो भी मैं आपको शेयर करूंगा आपसे। जब हम निराशा की बातें करते करते हताश हो जाते हैं और हमारे आसपास के लोग हमें कई बार ऐसी कंपनी भी मिल जाती है जो हमें नेगेटिविटी की बातें ज्यादा बताती है और उस बीच सकारात्मकता की बातें कहीं गुम सी हो जाती हैं, तब दुष्यंत कुमार ने 4 पंक्तियां कही थी कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है। इतना निराश होने की भी जरूरत नहीं है, जिंदगी इतनी भी मुश्किल नहीं है, बहुत सरल और बहुत खुशनुमा है कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है और नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, और एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती। तो जब हम आज यहाँ बैठे हैं, संवाद के लिए बैठे हैं, थोड़ी देर मैं अपनी बात कहूंगा, करीब आधा घंटा ज्यादा से ज्यादा मैं अपनी बात कहूंगा, उसके बाद मंच खुला होगा और आप लोग अपनी बात कह पाएंगे, और जो आप मुझसे बात कहना चाहोगे, जो पूछना चाहेंगे, उसके लिए आपका स्वागत होगा। मैंने 4 पंक्तियां क्यों कही? मैंने 4 पंक्तियां इसलिए कही कि आज हम यहाँ अगर बैठे हैं और हमने जो विषय रखा है युवा प्रतियोगी परीक्षाएं और सफलता की राह, तो सबसे पहले हम ये मानते हैं कि तमाम प्रतिकूलताओं के बावजूद, तमाम नेगेटिविटी जो चारों ओर फैली है उसके बावजूद हम कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। कंफर्म है ये बात? आप में से कितने लोग हैं जो तमाम प्रतिकूलताओं के बावजूद एक सकारात्मक के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं? कुछ लोग हैं जो नहीं बढ़ना चाहते, कुछ लोग बढ़ चुके हैं, तो उन्हें जरूरत नहीं। ठीक बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज हम बात की शुरुआत कर सकते हैं सर? ठीक है। मेरठ, मेरठ का मतलब, मैं यहाँ जब भी मेरठ कहूंगा तो इसका मतलब आप समझिएगा पश्चिम उत्तर प्रदेश। ठीक है। मेरठ से जब हम निकलते हैं, मेरठ बहुत मशहूर है, जब भी हम कहीं जाते हैं तो कहते हैं आप कहां से हो, तो मैं उत्तर प्रदेश कहने की जरूरत कभी नहीं पड़ती, मैं कहता हूं मेरठ, और उतने में ही सारा काम हो जाता है। तो मैं जानबूझ के इंसिस्ट करके मेरठ ही कहता हूं, और आज तक किसी ने पूरे देश में, चाहे वो चेन्नई हो चाहे वो केरल हो, किसी ने पलट के नहीं पूछा सर कि ये मेरठ कहाँ है। तो ये बात आप सब भी मानते हैं। तो मेरठ बदनाम भी है और मशहूर भी है, दोनों तरह से। बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ, तो हम लोग अच्छा नाम कमाया है हमने। पर एक बात में बहुत सीरियस नोट पे, तो मजाक की बात थी, सीरियस नोट पे कहना चाहता हूं कि मेरठ वो धरा है, आपको ध्यान है 16 महाजनपद हुआ करते थे, गुरु प्रदेश उनमें से एक हुआ करता था। तो हिंदी का जो मानक भाषा है हिंदी, आज जो पूरे देश में जिसको हिंदी जो हम बोलते हैं, जो मीडिया में आती है, जो सरकार ने जिसको हिंदी माना है,
उसका जन्म मेरठ में हुआ। क्या आप विश्वास करेंगे? आप उस भूमि से हैं जहां पे 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, इसीलिए आपके जो है वो खून जल्दी जल्दी उबाल लेता है, वो हमारी मिट्टी में है। मानते हैं? तो जल्दी भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है, बट ठीक है, वो एग्री यंग मैन भी थोड़ा होना चाहिए। कुल मिला के बात ये हुई कि प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें खुद को साबित करना पड़ता है। आप ये बात मानेंगे कि हम मेरठ के हैं, मेरठ विश्वविद्यालय में पढ़े, मेरठ कॉलेज में पढ़े, जहां भी पढ़े हैं, हमें खुद को साबित करना पड़ता है। और साबित करने का एक तरीका है अपनी लकीर बड़ी करना। साबित करने का क्या तरीका है? अपनी लकीर बड़ी करना। हम आगे बढ़ेंगे तो हम किसी की लकीर को छोटी करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमको अपनी लकीर को इतना बड़ा कर देना है कि दूसरे वाला पूछे कि भाई ये मेरठ से आखिर ऐसा क्या टैलेंट निकल गया है। जब मैं मेरठ यूनिवर्सिटी से एमए करके एमफिल का एडमिशन मेरा डीयू में हुआ, एंट्रेंस एग्जाम हुआ, उसमें मेरी पहली रैंक आई। अब दिल्ली विश्वविद्यालय में जब एमफिल का या पीएचडी का एंट्रेंस होता है, उसमें बनारस के, इलाहाबाद के, जेएनयू के तमाम यूनिवर्सिटीज के लोग बैठते हैं। तो वहां पे एक बड़ा चर्चा आम रहा कि आखिर मेरठ से कौन लड़का आया जो फर्स्ट रैंक ले गया। तो कुल मिला के मैं एक उदाहरण के माध्यम से, वो आगे आईएएस में भी फिर हुआ जब मेरी 13वीं रैंक आई, हिंदी मीडियम में पहली रैंक आई, और पूरे देश के मीडिया में मेरठ के नाम से खबरें आई कि मेरठ बॉय ने 13वीं रैंक प्राप्त की। तो हमने क्या किया, मैंने क्या किया, और आपको क्या करना है? अपनी लकीर बड़ी करनी। और भी मजे की बात यह है कि जब आप मेरठ से होकर के कोई उपलब्धि प्राप्त करते हो तो उसका चर्चा भी ज्यादा होता है। ठीक है? तो इसलिए हमको अपनी लकीर बड़ी करनी है, खुद को साबित करना है और निरंतर आगे बढ़ना है। मैं बहुत संक्षेप में अपनी जर्नी के बारे में 10 मिनट आपसे शेयर करूंगा, जैसा कि आज के इस विषय में मुझे सबने भी कहा। मैं मेरठ से ही हूँ, मेरठ का जो पुराना शहर है वहां पे मेरा जन्म हुआ, वहीं से मैं पला पढ़ा, वहीं मैंने पढ़ाई की अपनी। और मैं शुरू करता हूँ 10वीं क्लास जब मैंने पास की, उसके बाद कुछ जरूरतें थी जिसकी वजह से मैंने एक पार्ट टाइम जॉब की। हम लोग भी, कई सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसा पार्ट टाइम जॉब करते होंगे या पढ़ाते होंगे या कुछ और काम करते होंगे जिससे उनको अपनी पढ़ाई में खर्चा निकालने में मदद मिलती होगी। तो मैंने भी वो काम किया और 10वीं के बाद ही शुरू कर दिया। गर्मियों की छुट्टियों में प्रूफ रीडिंग किया जाता था। मेरठ में आप लोग जानते हैं पब्लिकेशन की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, पूरे देश में मेरठ का नाम है इस चीज के लिए। 3-4 चीजों के लिए मेरठ फेमस है, एक तो कैंची के लिए, एक स्पोर्ट्स के सामान के लिए और एक पब्लिकेशन के लिए। तो पब्लिकेशन में बहुत अपॉर्चुनिटीज है। मैं प्रूफ रीडिंग किया करता था। जब भी कोई किताब छपती है तो उसमें कुछ गलतियां, जो मिस्टेक्स होती है, उनको जो आदमी ठीक करता है उसको प्रूफ रीडर बोलते हैं। तो मैं गर्मियों की छुट्टियों में और जब स्कूल होता था उस समय पार्ट टाइम 1-2 घंटा वो काम किया करता था। उससे जो आय होती थी वो उस समय इतनी होती थी कि उससे पर्याप्त आराम से आपका पढ़ाई का खर्चा निकल जाता था। तो वो मैंने किया, मेरठ में होने का फायदा उठाया और अपनी राह पे आगे बढ़ने लगा। 12वीं क्लास की, 12वीं में भी अच्छे अंकों से मैंने 12वीं पास की। एक मजेदार बात आपको बताना चाहता हूँ, मैं 12वीं के बाद मेरा मन था कि मैं डीयू जाके पढ़ाई करूँ, जो कि उत्तर भारत के सभी जो ह्यूमैनिटीज के या साइंसेस के या कॉमर्स के बच्चे होते हैं वो सभी एक ख्वाब देखते हैं कि हम डीयू जाके पढ़ाई करें, ऑनर्स करें, बीकॉम ऑनर्स करें, बीए ऑनर्स करें, बीएससी ऑनर्स करें। मैं भी जाना चाहता था पर मैं नहीं जा पाया किन्हीं साथियों के अभाव की वजह से। नंबर मेरे 12th में अच्छे थे तो मैंने मेरठ के सबसे अच्छे कॉलेज, प्रतिष्ठित कॉलेज मेरठ कॉलेज मेरठ में एडमिशन लिया। जब मैंने मेरठ कॉलेज मेरठ में एडमिशन लिया 2004 की बात है, जिस दिन मैंने एडमिशन लिया उसी दिन वहां पर एक हत्याकांड हुआ और उस छात्र का नाम भी सर था निशांत अहलावत। अब सोचिए एक बेचारा पढ़ने लिखने वाला बच्चा, और तो लेकिन उसको भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया सर। और मेरठ कॉलेज के वो 5 साल जब मैंने बीए और एमए किया, असलम सर जानते हैं, लोनी सर जानते हैं कि लगातार तमाम पढ़ाई के अलावा जो एकेडमिक एक्टिविटीज होती है उसके अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो डिबेट हो, चाहे वो एसे राइटिंग हो, चाहे वो कविता पाठ हो, चाहे वो क्विज हो, हर एक्टिविटी में बढ़ चढ़ के पूरे देश में भाग लिया। और मेरठ कॉलेज की ओर से, मेरठ विश्वविद्यालय की ओर से स्थान ला करके, अपनी शीट ला करके अपने प्रिंसिपल को और अपने कुलपति को सौंपी। तो वहां पे भी क्या किया, अपनी लकीर बड़ी की। ठीक, उसके बाद मेरठ कॉलेज से बीए किया हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश लिटरेचर में। उसके बाद हिंदी के प्रति कुछ ज्यादा दिल धड़कता था।
तो उन तीनों विषयों को छोड़ करके चौथा एक नया विषय लिया हिंदी, और उससे एमए किया। एमए के बाद मुझ जैसा स्टूडेंट जो एक पार्ट टाइम जॉब करके अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल रहा है, उसके लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या हो सकता है? उससे पहले एक बात जो मिस हो गई वो ये कि ग्रेजुएशन और एमए के बीच में मैंने एक नौकरी भी ज्वाइन की थी, सरकारी नौकरी। जैसे हम लोग सब सरकारी नौकरियों के एग्जाम देते हैं, सब लोग देते हैं, ज्यादातर लोग देते हैं, दिए भी होंगे। तो मेरी एक सरकारी नौकरी लगी, वो मेरठ में ही थी, डाक विभाग में। वहां मैंने करीब 2 साल काम किया। काम करते करते रियलाइज हुआ कि पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो फिर उसको छोड़ा और फिर से एमए हिंदी करके पढ़ाई की शुरुआत की दोबारा से। एमए हिंदी करने के बाद सबसे अच्छी बात ये हुई कि मैंने नेट जेआरएफ का एग्जाम दिया, वो मेरा क्वालिफाई हो गया। मेरठ में रहकर ही, वो दिल्ली में कोई कोचिंग नहीं ली उसके लिए, मेरठ में रहा, मेरठ में खुद ही अपने आप पढ़ा और अपने शिक्षकों की हेल्प ली मेरठ कॉलेज के, और नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो गया। अब जैसे ही नेट जेआरएफ क्वालिफाई हुआ तो सफलता के नए द्वार खुल गए और लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आ गया। तो उसके बाद तुरंत डीयू का और जेएनयू का एमफिल एंट्रेंस दिया, नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो गया था। तो वही मैंने जो आपको बताया कि डीयू में पहली रैंक आई एमफिल एंट्रेंस में, तो वहां पर एडमिशन ले लिया और साथ साथ वहां पर एक फेलोशिप जो अपनी जेआरएफ की होती है, उस समय 20,000 रुपए महीना होती थी 2012 में। अभी तो शायद 35,000 करीब जेआरएफ में मिलने लगे। तो जब 20,000 रुपए महीना मिलने लग जाए तो फिर आपको एकदम निश्चिंत होकर आप पढ़ाई अपनी कर सकते हैं। उसका मैंने फायदा उठाया। उस दौरान मुझे दिल्ली जाने का मौका मिल गया, यानी कि 65 किलोमीटर दूर जो है मेरठ से दिल्ली, उसका सफर तय करने मुझे 7-8 साल लगे। पर मैं फाइनली दिल्ली पहुंचा और वहां जाकर मैंने एमफिल के साथ साथ जो मेरा सपना था वो था आईएएस बनना। उस सपने के लिए मैंने अपनी तैयारी शुरू की, बहुत अच्छे से शुरू की। मीडियम मेरा हिंदी रहा, क्योंकि मैंने सारी पढ़ाई हिंदी में की थी और मुझे ऐसा लगता था कि मैं हिंदी में खुद को ज्यादा अच्छे से अभिव्यक्त कर सकता हूं। एक बात जो अभी कुलपति जी कह रहे थे, मैं उससे आंशिक रूप से सहमत हूं और आंशिक रूप से असहमत भी हूं कि अंग्रेजी एक भाषा मात्र है और अंग्रेजी ज्ञान का आधार नहीं है। इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। पर अंग्रेजी को एक बैरियर बना के रखना और अंग्रेजी से डरना, अंग्रेजी को हवा बनाना, ये कहां की समझदारी है? हिंदी और उर्दू तो फिर भी कठिन भाषाएं हैं, अंग्रेजी से आसान तो कोई भाषा ही नहीं। केवल 26 अक्षर जिस भाषा में होते हैं उसको एक बार सीख ही लीजिए। हमारे प्रोफेसर लोनी अभी चीन 3 साल होकर आए हैं, तो निश्चित रूप से अंग्रेजी उनको आती है। उन्होंने वहां जाकर अंग्रेजी में भी उनको जरूरत पड़ी होगी, चीन की भाषा भी उन्होंने सीखी होगी। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं और मैं चाहता हूं इस बात को बहुत ध्यान से सुने और सुने कि हिंदी जो है ना, वो हमारी मजबूरी नहीं है, वो हमारी मजबूती है। बहुत अच्छे। और मैं निशांत जो आपके बीच आज हूं, मेरठ से निकल करके हिंदी मीडियम का एक बच्चा निकल के आज अगर जो कुछ भी मैं बन पाया हूं, उसका एक मंत्र है, एक क्या कहूं कि 2 मंत्र हैं। एक तो अपनी लकीर बड़ी करना और दूसरा अपनी मजबूरियों को अपनी मजबूती बनाना। मैंने हर मोड़ पर अपनी मजबूरियों को अपनी मजबूती बनाया, चाहे वो मेरा मेरठ जैसे छोटे शहर से आना हो, चाहे वो मेरा हिंदी मीडियम में पढ़ना हो। कुल मिलाकर वहीं से वापस बात की शुरुआत करते हैं, जब मैं एमफिल कर रहा था और आईएएस की तैयारी कर रहा था। मैंने आईएएस का एग्जाम दिया पूरी तैयारी के साथ। मेरा ऑप्शनल था हिंदी साहित्य और जीएस के 4 पेपर होते हैं, हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग होता है, एसए का एक पेपर होता है, पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, आप सबको पता है। मैंने प्री में अपीयर होना और प्री क्वालिफाई करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि जब 9-10 लाख लोग उस परीक्षा में बैठते हैं उसमें सिर्फ 15,000 के करीब लोग जो होते हैं वो प्री क्वालिफाई करते हैं। वो ऑप्शनल टाइप का, मतलब 4 ऑप्शन होते हैं क्वेश्चन के और नेगेटिव मार्किंग होती है। मैंने 2013 में पहली बार पूरी तैयारी के साथ, एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ने में अच्छा है, जिसको टॉप करने की आदत है, उसने एग्जाम दिया। 2 या 3 अंकों से मेरा प्री जो है वो क्वालिफाई नहीं हो पाया, मैं उसमें फेल हो गया। अब सफलता का स्वाद चखने की आदत हो जिसको, उसको असफलता का स्वाद चखना पड़े तो कैसा लगता है? वैसा ही मुझको भी लगा, बड़ा दुख हुआ, बड़ा हताश और निराश। एक तो वैसे ही टांग खींचने वाले लोग ज्यादा रहते हैं मेरठ वालों की, तो ऊपर से वो एक असफलता और हाथ लगी तो लोग ये भी कहते हैं कि बड़े आईएएस बनने चले थे तुम। तो उस तरह से करके थोड़ा सा निराशा हुई और थोड़ा सा अवसाद हुआ। पर फिर से
मेरे संकट मोचक बनकर आए मेरे फैमिली मेंबर्स और मेरे दोस्त। मेरे भैया यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने हमेशा मेरे मेंटर की भूमिका अदा की। मेरे शिक्षक जो थे उनको मुझ में मुझसे ज्यादा कॉन्फिडेंस था। उनको ये विश्वास था कि निशांत अगर मुख्य परीक्षा लिखेगा तो निश्चित रूप से सफल हो जाएगा, क्योंकि मुख्य परीक्षा में लिखना होता है। और उनको ये बात ध्यान थी कि निशांत का राइटिंग स्किल अच्छा है। इसी बीच एक और टर्निंग पॉइंट आया। एक एग्जाम देने की आदत थी शुरू से ही, तरह तरह के एग्जाम देते थे सरकारी। एक एग्जाम दिया था पार्लियामेंट में ट्रांसलेटर का। पार्लियामेंट में ट्रांसलेटर होते हैं लोकसभा में, उसका एग्जाम दिया था, उसमें सिलेक्शन हो गया। तो इधर तो प्री में फेल हुए और उधर पार्लियामेंट में ट्रांसलेटर में क्वालिफाई हुए। तुरंत वो नौकरी ज्वाइन की और उस नौकरी में फिर से तनख्वाह मिलनी शुरू हुई। उस समय तनख्वाह मिलती थी 45,000 रुपए। 20,000 रुपए फेलोशिप मिलने वाले को 45,000 रुपए तनख्वाह मिलने लगे। तो काफी सुकून मिलता है और काफी प्लेटफॉर्म जैसा महसूस होता है आपको कि अगर कहीं और कुछ भी नहीं होता है तो ये अपने पास एक बैकग्राउंड और एक आधार है। ये बात आप मानते हैं? अगर हमारे पास एक पार्ट टाइम नौकरी भी हो या एक फुल टाइम नौकरी हो तो उसके बाद हमें एक ये एहसास जरूर होता है कि तनाव जो होता है वो हमारा वो कम हो जाता है। तो मैंने वो लोकसभा की नौकरी ज्वाइन की, वहां पर संसद के परिसर में रह के काम किया तो बड़ा अच्छा लगता है, वहां पर एक गौरव की अनुभूति भी होती है। उसके साथ मैंने दोबारा 2014 में जो ये सिविल सेवा की परीक्षा है दोबारा से दी और उस बार प्री भी हुआ, मेंस भी क्वालिफाई हुआ, इंटरव्यू कॉल भी आया, फिर इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू भी क्वालिफाई हुआ और 4 जुलाई 2015 को दोपहर में मेरा रिजल्ट आया। मैं मेरठ में ही था, मुझे पता चल गया था कि दोपहर में रिजल्ट आएगा, तो मैं मेरठ ही आके मैंने अपना कैंप बना दिया था और घर में आके अपने मेरठ में रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। 1:15 बजे करीब फोन आया कि 13वीं रैंक पे निशान जी ने अपना रोल नंबर बता दो। रोल नंबर बताया तो वही रोल नंबर निकला और यूपीएससी की प्रतिष्ठित परीक्षा में 13वीं रैंक और हिंदी मीडियम से पहली रैंक मुझे प्राप्त हुआ। तो उसके बाद जो वो सब आपके सामने दुनिया भर का मीडिया कवरेज हुआ, मेरठ में सारे अखबार और चैनल वाले आ गए और काफी अच्छा वो रहा। एक और अच्छी बात हुई, मैं आपको ये चीज, ये जिस तरह से आज चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मेरा सम्मान भी किया, मैं इस सम्मान को सब दिल से लगा के रखूंगा। मेरे पास बहुत सारे सम्मान है पर ये मेरठ वाला सबसे ऊपर रहेगा। तो उसी तरह से मैं लोकसभा सचिवालय में नौकरी करता था, तो वहां पर जो लोकसभा के उस समय अध्यक्ष थी माननीय सुमित्रा महाजन जी, उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया कि एक स्टूडेंट ने, हमारे लोकसभा सचिवालय के स्टूडेंट ने 13वीं रैंक हासिल की है, उनको बुलाइए। उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया और उन्होंने मुझे पूछा कि आपका यहाँ पे सम्मान हुआ कि नहीं हुआ अभी तक। मैंने कहा अभी तो मतलब आपने मिलने बुलाया, यही सम्मान है। तो मैं मिलके उनसे वापस आ गया। उसके बाद थोड़े दिन में एक सर्कुलर आया लोकसभा कि केवल एक ही काम के लिए कार्यक्रम रखा गया लोकसभा के सभागार में, निशांत जैन को सम्मानित करने के। और वहां पे सरकार की तरफ से मंत्री जी और तमाम लोग, वहां पे लोकसभा अध्यक्ष ने एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम करके मुझे सम्मानित किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उन्होंने, उनका विजन देखिए आप, कि उन्होंने एक लोकसभा के एम्प्लॉई को सफलता प्राप्त करने पे सम्मानित करके अपने पूरे स्टाफ को मोटिवेट किया। उन्होंने वहां अपने भाषण में कहा कि निशांत का मैंने फीडबैक पता कराया है, ये अपनी नौकरी के टाइम में पढ़ाई नहीं करता था, ये अपनी नौकरी के टाइम पे पूरा काम करता था और शाम को घर पे जाके और वीकेंड पर पढ़ाई करता था। तो ये बात मैं उन लोगों के लिए भी कहूंगा जो जॉब के साथ किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि जॉब के टाइम आप पूरा काम और समय अपना डिवोशन जॉब को दीजिए, क्योंकि वो जॉब आपको तनख्वाह देती है और उस तनख्वाह से आपका मानसिक तनाव दूर होता है, शारीरिक जरूरतें पूरी होती है। उसके बाद आप खाली समय में समय निकाल करके अपना टाइम मैनेज करिए और उसके बाद आपको जिस चीज की तैयारी करनी है, जो पेपर लिखना है, जो सफलता प्राप्त करनी है, जो करना है वो करिए। तो इस तरह से आगे बढ़ा और उसके बाद फिर आईएएस अलॉट हुआ, मुझे राजस्थान का डर मिला और उसके बाद वही लवासना में ट्रेनिंग होती है, जो आपने सुना होगा, मसूरी में एक हमारी एकेडमी होती है आईएएस की, वहां पर भी ट्रेनिंग करनी शुरू की। और सबसे मजेदार बात जो मैं आप लोगों से एक और शेयर करना चाहता हूं, वही 2 मंत्र जो बताए। कौन सा? एक तो अपनी लकीर बड़ी करें और दूसरा मजबूरी को मजबूती बनाए। तो मैंने क्या किया कि वहां पर भी हमें इंग्लिश आती है पर इतनी भी अच्छी नहीं आती है, ठीक है। तो कुलपति जी वाली बात जो थी कि अंग्रेजी का हम विरोध तो नहीं करते हैं पर अंग्रेजी को सीख ही लीजिए और अंग्रेजी को सीख करके अंग्रेजी को अपनी मजबूरी मत बनाइए और अपनी मजबूती बनाइए, ताकि लोग आपकी बातों को सुने।
अगर आप ये कह के हिंदी बोलेंगे कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, तो लोग कहेंगे इसको कुछ नहीं आता। लेकिन अगर आप अंग्रेजी भी जानते हो, हिंदी भी जानते हो, और उसके बाद बाई चॉइस हिंदी बोले, तो उसका जो आनंद होगा, उसकी जो मजबूती होगी, वो अलग ही होगी। और साथ में साथ आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें भी आपका इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर होता है। आप उसमें फेल होंगे तो कैसे आईएएस बनेंगे, कैसे पीसीएस बनेंगे, कैसे आप एसएससी की नौकरी जो है ग्रुप बी की, वो भी आपको इंग्लिश के बिना नहीं मिलेगी। तो मैं आपको ऐसा कोई भ्रम जाल में नहीं फंसाऊंगा कि आप अंग्रेजी को पढ़ना छोड़ दीजिए क्योंकि आप निशान जैन का लेक्चर हुआ था। बिल्कुल भी नहीं, निशान जैन ने पूरी इंग्लिश सीखी हुई है, ठीक है, पर हिंदी बहुत ज्यादा अच्छी आती है, तो इसलिए हिंदी को मीडियम बनाया था। तो कुल मिला के लवासना में मैंने ट्रेनिंग शुरू की और वहां पर भी हिंदी से अपनी पहचान बनाई। अब पूछिए कैसे पहचान बनाई। लवासना में सारी क्लासेस इंग्लिश में होती है, सारा स्टडी मटेरियल इंग्लिश में होता है, सारे स्पीकर जो आते हैं वो हिंदी का एक शब्द भी नहीं बोलते। उसमें भी हमने हिंदी को अपनी मजबूरी ना बना के अपनी मजबूती बनाया, अंग्रेजी में कक्षाएं अटेंड की। पर वहां चॉइस होती है क्योंकि राजभाषा अधिनियम लागू होता है कि आप हिंदी में एग्जाम लिख सकते हैं, जो वहां पे इंटरनल एग्जाम होता है। तो हम जो कुछ हिंदी वाले लोग थे, हमने जानबूझकर हिंदी में एग्जाम लिखा और उसमें हमने बहुत अच्छे अंक हासिल किए। यहाँ पर भी क्या किया, अपनी लकीर को बड़ा किया। फिर वहां पे जो कल्चरल एक्टिविटीज होती थी, वहां पर हमने जो मेरठ विश्वविद्यालय और मेरठ कॉलेज में डिबेट और कल्चरल एक्टिविटीज सीखी थी, उनका वहां पर इस्तेमाल किया। और वहां पर उर्दू के शेर और शेर व शायरी और हिंदी की कविताओं की पंक्तियों का इस्तेमाल करके एंकरिंग करता था मैं, और उससे एक बहुत अच्छी पहचान बनी। और आज भी मुझे इसलिए याद किया जाता है कि निशान जैन जो है वो बहुत अच्छी कविताएं और बहुत अच्छी एंकरिंग करती थी। उसके बाद जब मैं लवासना की ट्रेनिंग पूरी हुई, उसके बाद 3 महीने का आजकल एक हमारा कार्यकाल होता है दिल्ली में, जो भी नई सरकार है उसने ये शुरू किया है कि 3 महीने हम लोग केंद्र के मंत्रालयों में काम करते हैं एज ए असिस्टेंट सेक्रेटरी। तो वहां पे 3 महीने जब मैं रहा, उसके बाद जो वैलिडिक्शन सेरेमनी होती है, वहां पर प्रधानमंत्री उसमें आते हैं। वहां पर जब एंकरिंग का नंबर आया तो सर वहां पर भी धूम मची कि हिंदी में कोई एंकरिंग करने वाला चाहिए। और जो अधिकारी इस चीज को देख रहे थे डीओपीटी में, उनको बताया मेरे बैचमेट्स ने, जिसने भी पूछा कि निशान जैन को आप बुला लीजिए। तो जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो मैं इस लड़के से मिलना चाहती हूँ कि सब इसके बारे में बोल रहे हैं कि निशान जैन हिंदी में एंकरिंग करेगा। तो मैं कहना ये चाहता हूँ आपको कि हिंदी की वजह से कोई मजबूरी जैसी बात नहीं रही, हिंदी की वजह से और ज्यादा सम्मान मिला, और ज्यादा हिम्मत मिली, और ज्यादा मजबूती मिली, और हिंदी और उर्दू को लेके हम आगे बढ़ते चले। इस तरह से ये सफर चला और उसके बाद आईएएस की नौकरी में राजस्थान कैडर मिला। पहली पोस्टिंग अलवर में हुई, उसके बाद मेरी पोस्टिंग एक ट्राइबल एरिया में भी हुई। ट्राइबल एरिया में वहां वास्तव में जिसको हम लोगों ने तो देखा नहीं मेरठ में कि ट्राइबल एरिया कैसा होता है और वहां के लोग कैसे होते हैं, और मुझे वहां वो देखने का मौका मिला जहां पे 95% ट्राइबल पॉपुलेशन और 20% साक्षरता हो। ऐसी जगह पे मैंने वहां पर एसडीएम रहा मैं, और वहां पर भी बहुत सारा काम करने का मौका मिला, गांव की हर चीज को करीब से देखने का, वहां के स्कूल, वहां के राशन की दुकान, वहां का आंगनबाड़ी केंद्र, वहां का प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहां की तमाम चीजों का इंस्पेक्शन, उनको करीब से उन लोगों से बात करने का मौका मिला। वहां पे भी हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया मार्गदर्शन के नाम से। हम लोग वहां पर क्या करते थे, मेरे नेतृत्व में हमने सभी सरकारी अधिकारियों ने मिलकर इनिशिएटिव शुरू किया कि वीकेंड पर जो वहां के ट्राइबल किड्स हैं, बच्चे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, उनको जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें। अब उसका मतलब जनरल कॉम्पिटिटिव मतलब आईएएस नहीं, उन लोगों को अगर हम आईएएस करना शुरू कर देंगे तो वो तो ना कहीं के भी नहीं रह पाएंगे। हमने उनको पटवारी, कांस्टेबल, ग्राम सेवक, ऐसी ऐसी नौकरियों के लिए भी हमने उनको ट्रेन करना शुरू किया। कई बार एक कहावत है कि चांद की ख्वाहिश करो, कहीं तारे तो बन के लटक ही जाएंगे। तो दोस्तों हम लोगों को बड़ा सपना देखना चाहिए पर धरातल पे भी रहना चाहिए। इसलिए मैं अपने साथियों को कहता हूं कि मैंने भी स्टेप बाय स्टेप की सफलता प्राप्त की है। एकदम से अभी सर कह रहे थे कि एकदम से सीधे एकदम से पैराशूट से लैंडिंग नहीं की है मैंने आईएएस में, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप ही मैंने सफलता प्राप्त की है। तो दोस्तों आज का जो विषय है हम उस पर आते हैं। आपने जो मेरी ये 10 मिनट की 15 मिनट की कहानी सुनी, इसमें 2 मंत्र तो आपने याद कर लिए। एक तो अपनी लकीर बड़ी करें, दूसरा अपनी मजबूरी को मजबूती बनाए। मजबूरी सबके जीवन में होती है, कोई आदमी ऐसा नहीं होता जो मुंह में सोने की चम्मच लेके पैदा होता है। जो सोने की चम्मच लेके पैदा होता है उसकी कुछ अलग तरह की मजबूरियां होती है।
इसके अलावा आपने 2-3 बातें और नोटिस की होंगी इन 2 बातों के अलावा मेरी कहानी में, और हर हिंदी मीडियम के हर मेरठ के बच्चे की कहानी में आपने बातें नोटिस की होंगी जिसने भी किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। चाहे आप बॉलीवुड में देख लीजिए, आपके तमाम लोग कैलाश खेर मेरठ के हैं और ये विशाल भारद्वाज मेरठ के हैं। तमाम लोगों ने बहुत क्षेत्रों में सफलताएं प्राप्त की है मेरठ के लोगों ने, छोटे शहर का होने के बावजूद उन्होंने सफलताएं प्राप्त की। एक तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। अगर आपको दिखता है कि आपके पास संसाधनों की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, तो आपको हवा में उड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल रहे और स्टेप बाय स्टेप सफलता प्राप्त करें। मुश्किलें सब पर आती हैं, कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। मुश्किलें सब पर आती हैं, कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। तो इसलिए रुक जाना नहीं की तरह हमको लगातार आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है और लगातार आगे बढ़ते जाना है। मैं नेक्स्ट जब बोलूंगा तभी आप करिएगा। कुछ हम ऐसी बातों पर बात करेंगे जो हम जब भी कभी बात करते हैं तो हम सोचते हैं इससे लेकर के क्या जाए, हमारा टेक अवे क्या हो जो हम घर ले जाए अपने साथ। तो ये वो कुछ मंत्र हैं 10-12 जो आपको अपने साथ लेकर के जाने हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए वो पूरी किताब की शक्ल में आपको बाहर भी मिल जाएंगे। पहले कि मैं ये पीपीटी शुरू करूं, एक कविता जो मैंने तैयारी के दिनों में मेरठ में लिखी थी और वो बाद में तमाम मेरे मोटिवेशन का आधार भी बनी और उसके बाद हजारों लाखों लोगों के मोटिवेशन का आधार बनी, वो मैं आपके सामने इस पीपीटी को शुरू करने से पहले उसका पाठ करता हूं। आप लोग एक एक शब्द को आपको बहुत ही ध्यान से सुना है। सकारात्मक सोच संग उत्साह और उल्लास लिए, सकारात्मक सोच संग उत्साह और उल्लास लिए, जीतेंगे हर हारी बाजी, मन में है विश्वास लिए। ऊहापोह अटकले उलझने, अवसादों का कर अवसान। तमाम अटकले ऊहापोह आपके सामने आएंगे। ऊहापोह अटकले उलझने, अवसादों का कर अवसान, हो बाधाएं कितनी पथ में, चेहरों पर बस हो मुस्कान। और अंतर मन में भरी हो ऊर्जा, नई शक्ति का हो संचार। अंतर मन में भरी हो ऊर्जा, नई शक्ति का हो संचार। डटकर चुनौतियों से लड़कर जीतेंगे सारा संसार। और ले संकल्प सृजन का मन में, उम्मीदों से हो भरपूर। धुन के पक्के उस राही से, मंजिल है फिर कितनी दूर। और जगे ज्ञान और प्रेम धरा पर। लेकिन हमेशा था, ये आप हमेशा ध्यान रखना, आज से 20 साल 25 साल पहले जो लोग यहाँ बैठे हैं ना आपके शिक्षक, ये कट थ्रोट कॉम्पिटिशन ये भी करके आए, आपको भी करना है। और एक और चीज की आपने एक बात और बहुत अच्छी कही कि जो लोग 5 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके आगे क्या हम टिक पाएंगे। बहुत अच्छा सवाल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि वो गलत दिशा में तैयारी कर रहे हो सकता है कि वो कहीं लैग कर रहे हो जहां पे आप अच्छे से कर रहे हो, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। हो सकता है वो मिस्टर ए की तरह हो जो बहुत सारी किताबें पढ़ चुके हो पर उनको आता कुछ ना हो, और हो सकता है आप कम पढ़ के ज्यादा अच्छा कर पाओ, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो मैं कोई बयान देने यहाँ पे नहीं आया, पर फिर भी ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि हिंदी जितनी हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा देश में प्रचलित है। मैं पूर्वोत्तर में गया सर, और साउथ में भी हम लोग भारत दर्शन में हमें भेजा जाता है। सब जगह बॉलीवुड के गाने, बॉलीवुड की फिल्में, हिंदी बोलते लोग, खास तौर पे जो भारत का आम आदमी है, जो एक सामान्य व्यक्ति है, वो आज भी हिंदी में व्यवहार करता है। अफसर लोग जरूर थोड़ा अंग्रेजी ज्यादा बोलते हैं, पर जो आम लोग हैं वो अभी भी हिंदी बोलते हैं। हिंदी भारत की संपर्क भाषा है, आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें और जरूर काम करने की जरूरत है, जैसे कि नई शिक्षा नीति में ये भी प्रावधान मैंने पढ़ा कि जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई वो भी हिंदी में हो सकेगी, अच्छी बात है, पर उसके बाद रोजगार मिलेगा या नहीं वो भी देखना पड़ेगा। तो कुल मिला के हम ऐसे वायरस होके हिंदी का झंडा लेके ऐसे मतलब ऐसे ना हो जाए कि हम ये भूल जाए कि जीवन में अपने को नौकरी भी चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए ठीक है, आपके सवाल का तो मैं पूरा उत्तर नहीं दे पाया और देना भी नहीं है, पर फिर भी मैं ये कहूंगा कि आप अपनी मजबूरी को मजबूती बनाइए और अपनी लकीर बड़ी कीजिए। दैट्स ऑल। प्लीज आप पूछिए, बैठिए। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम हर्षवर्धन है जी। और सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे सिविल सर्विस की तैयारी सब बच्चे करते हैं, तो
जो हमारा इंटरव्यू होता है तो उसके लिए उसको लेकर काफी कंफ्यूजन रहता है सबके दिमाग में जी। तो अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे करें सवाल क्या है? सर वही पूछ रहा हूँ कि अपनी पर्सनैलिटी इंटरव्यू के लिए कैसे डेवलप करें और क्या क्या उनको तैयारी करनी चाहिए इंटरव्यू फेस करने के लिए। जी, तो डिटेल में तो आप बुक ले लीजिएगा, बहुत 80-150 रुपए किताबें बाहर मिल रही हैं मेरी, उसमें पूरा यूपीएससी की स्ट्रेटेजी और पूरे चैप्टर हर चीज पे बताए गए हैं, आपके इंटरव्यू पे भी है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी है। पर फिर भी आपने पूछा तो सबके लाभ के लिए इतना जरूर कहूंगा कि जो मैंने 10-15 पॉइंट की ये स्लाइड आपको बताई थी, इसका हर पॉइंट अगर आपने हर पॉइंट क्या अगर कोई 5 पॉइंट भी आपने इंप्लीमेंट कर लिए तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में उसका कोई इश्यू रहेगा नहीं। दूसरी बात आई है इंटरव्यू की। इंटरव्यू में कुछ बातें हैं जो अगर यूपीएससी का है या स्टेट का है, किसी का भी इंटरव्यू है, 2 तरह से तैयारी करनी होती है। एक तो आपको अपने बारे में तैयारी करनी होती है, यानी कि आपका जो बैकग्राउंड है, आप कहाँ से पढ़े, कहाँ आपका जन्म हुआ, क्या आपने पढ़ाई की, क्या आपने नौकरी की, वो सब आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए ताकि जब आपको इंटरव्यू में पूछे तो आप बता सके। ठीक, मान लो आपने ग्रेजुएशन की पॉलिटिकल साइंस में और आपको ये ध्यान नहीं है कि संविधान के मूल कर्तव्य कौन कौन से होते हैं, तो थोड़ा सा वो चीज आपको दोबारा से पढ़नी पड़ेगी, हर कोई भूल जाता है। ठीक, दूसरी बात करंट अफेयर्स। अभी जो मुद्दे चल रहे हैं पिछले 6 महीने में, साल भर में, उतने ही बस, ज्यादा पुराना नहीं, उसमें आप उसको कैसे देखते हैं, आपकी उस पर क्या राय है, आप उसके बारे में अगर आप होते तो क्या करते हैं, इस तरह के सवाल का जवाब आपको पहले से तैयार करके जाना होगा। कभी आपसे कोई पूछ ही ले कि भाई शबरीमला मंदिर जो है उसके दरवाजे महिलाओं के लिए खुलने चाहिए थे या नहीं खुलने चाहिए थे, तो आपको पहले से ही कानूनी पक्ष भी पढ़ना है, नैतिक पक्ष भी पढ़ना है, महिला सशक्तिकरण की बात भी समझनी होगी। उसके बाद आप अपना उत्तर देंगे तो लगेगा किसी पढ़े लिखे आदमी ने जवाब दिया। और अगर आप ऐसे सड़क पे चाय की दुकान वाला जवाब देंगे तो उस पर अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। फ्रेंकली मतलब अपने को जो अपन जब विश्वविद्यालय से पढ़ लिए तो हमसे उम्मीद की जाती है कि हम जो जवाब देंगे वो थोड़ा पढ़े लिखे आदमी वाला जवाब होगा, थोड़ा प्रोग्रेसिव जवाब होगा। ठीक है, थैंक यू। प्रैक्टिस के लिए ठीक बात है, सेल्फ स्टडी करना भी एक अच्छा विकल्प है और उसके साथ आप टेस्ट सीरीज ले तो आपको पता चल जाता है कि आप कैसा लिखते हैं। सर फिर भी कितना मार्क्स पहले लें बता एग्जाम से? बता रहा हूँ 6 महीने पहले लेना ठीक रहेगा ताकि जो गलतियां आप समझ पाए उनको ठीक भी तो कर पाए। ऐसा ना हो कि आप 2 महीने पहले ही लें और फिर गलतियां पता चले और आप स्ट्रेस में। की तैयारी के लिए एक दिन में कम से कम कितने घंटा पढ़ना चाहिए ताकि सिलेबस कवर हो जाए? इसके लिए एक बार जो हो जाता है जब मैं जहाँ भी जाता हूँ ये सवाल सब लोग जरूर पूछते हैं, क्योंकि हमारे बीच जैसे बहुत सारे बीच होते हैं ना, मिथक या भ्रम होते हैं बहुत सारे, उनमें से एक भ्रम ये भी होता है। मैं खुद बताता हूँ, जब मैंने 12वीं पास की थी तो उसके बाद मैंने भी बहुत सारे करियर विकल्प सोचे थे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो सकता है, आईएएस भी सोचा था, बहुत सारे सोचे थे। तो मुझे बताया गया था कि 18 घंटे पढ़ना पड़ता है। अब मैं तो पढ़ने वाला ही करता था, मतलब ऐसा नहीं था सर पढ़ गई मतलब टॉपर रहा हूँ ऐसी बात, पर मैं कभी 18 घंटे नहीं पढ़ा, कभी भी नहीं, कभी नहीं पढ़ा। कोई पढ़ भी नहीं सकता, कैसे पढ़ेगा? 7 से 8 घंटे सोना होता है। किसी भी आप किसी भी वैज्ञानिक से, किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, 7 से 8 घंटे की स्लीप जो है वो दिन में 24 घंटे में बहुत जरूरी है। उसके बाद दैनिक क्रियाएं भी है, नहाना धोना भी है, खाना भी खाना है, घूमना भी है, मम्मी पापा से बात भी करनी है, सारे काम करने हैं। तो अधिकतम कोई व्यक्ति अगर पढ़ सकता है, मुझे लगता है बहुत खींच कर तो 12 घंटे तक कोई पढ़ सकता है, ज्यादा से ज्यादा। वैसे तो 7-8 घंटे पढ़ना भी अगर ठीक से पढ़ा जाए और टाइम मैनेज करके पर्याप्त होता है। और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जॉब के साथ तैयारी की और 4-4, 5-5 घंटे पढ़कर ही क्वालिफाई हुए। इसलिए घंटे का कोई हम नहीं बता सकते, पर फिर भी आपको इतना कहेंगे कि स्वास्थ्य का ध्यान रखें अपना और 17-18 घंटे बिल्कुल भी पढ़ने का ना सोचें। क्वेश्चन ये है कि जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और हमने एक एग्जाम दिया, वो क्लियर हो गया, बट कहीं सपोर्ट नहीं मिला कि हम उसे एज अ करियर चूज नहीं कर पाए। मतलब आपने एग्जाम क्लियर कर लिया बट उसको ज्वाइन नहीं कर पाए क्योंकि घर वालों ने या किसी ने मना किया होगा? यस सर, एक्चुअली मैंने TI ट्रिपल क्लियर किया था बट मुझे इंजीनियरिंग नहीं कर पाई। फिर MCA एंट्रेंस क्लियर किया, फिर अगेन यही हुआ, बैंक की तरफ मुड़ी, पर मार्क्स टेस्ट सीरीज की नहीं, मॉक पेपर का नहीं पता था तो थोड़ा कम रह गए, 3 सेक्शन में पूरे आ जाते थे। अब सीटेट की तरफ सवाल जी सर, अभी यही चीज मैं कह रही थी, आपने थोड़े पिछले प्रश्न में जो आपने उत्तर दिया था
कि तैयारी दिशाहीन ना हो जाए, उसमें एक मेंटोर की भूमिका होती है। तो हम अपने मेंटोर को किस तरह पहचानें? वाह, क्या टीचर जी आपका मेंटोर हो? सर मैं खुद टीचर हूँ, मैं बच्चों को गाइड करती हूँ, लेकिन तो मुझे मैडम नहीं अपनी मिल पा रहा है। मैं मान गया आपकी बात, आप टीचर हो, बच्चों की मेंटर होगी, बट आपको भी तो कोई मेंटर चाहिए। जी, ये जी। आपके टीचर हो गया, मैंने मान लिया। तो उसमें देखिए ऐसा है, आपके आसपास ही कोई सीनियर आपका 2 साल 3 साल 4 साल सीनियर भी कोई हो सकता है, या आपके कोई प्रोफेसर भी हो सकते हैं, आपके फैमिली में भी कोई बड़े भैया हो सकते हैं जो आपके मेंटर हो सकते हैं, और एक से ज्यादा मेंटर भी हो सकते हैं। और मेंटर का मतलब ये तो है नहीं कि आपको कोई मेंटर लिखवा के उसको देना है। मेंटर मतलब जो आपको गाइड करे, जो आपको सही बात बता दे। हो सकता है कुछ देर के लिए मैं ही आपका मेंटर हूं, है ना? तो इस प्रकार से आपको, अब मेंटर के लिए मैं कोई चरित्र चित्रण तो नहीं कर सकता कि ऐसे ऐसे गुण देखें, बस फिर भी जो आपको पॉजिटिविटी के साथ प्रैक्टिकल सलाह दे, जो आपको पॉजिटिविटी के साथ प्रैक्टिकल सलाह दे आज की परिस्थितियों के हिसाब से। मान लो आपने पूछा कि मैं ये ट्रिपल नहीं कर पाई, ये नहीं कर पाई, अब वो कोई मेंटर ऐसा हो जो आपको उसी को लेके कोसना शुरू कर दे कि तुझे लड़ना चाहिए था अपनी मम्मी से, तब क्यों नहीं गई, तो डिप्रेशन में आ जाओगे। तो क्या भूतकाल में जाके तो चीजों को बदल नहीं सकते, आज क्या करना है, आज की परिस्थितियों के हिसाब से कैसे आगे बढ़ना है, ये जो व्यक्ति बताए वो आपका सही मेंटर। ठीक बात है? थैंक यू सो मच। अधिकांश प्रश्न आ चुके होंगे, कोई नया प्रश्न हो तो वही पूछेंगे। सर मेरा नाम भव्य है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी आपकी प्रेजेंटेशन हुई और जो भी हम कोई YouTube पे वीडियो देख लेते हैं, चार्ज अप हो जाते हैं इंस्टेंटली, कुछ देर तक असर रहता है सर, फिर हम भूल जाते हैं। सर जो भी हमारी सही डायरेक्शन है उसको बनेगा सर। बहुत शानदार। इन्होंने पूछा कि कोई अच्छा इन्होंने वीडियो देख लिया, आज लेक्चर अटेंड कर लिया, कोई अच्छी किताब पढ़ ली, तो ये इंस्टेंटली चार्ज हो गया, और उसके बाद क्या, वो जितनी तेजी से चार्ज हुई उतनी तेजी से, तो उससे क्या हुआ कि थोड़ा इनको लग रहा है कि वो सस्टेन नहीं कर पा रहे। तो देखिए पहली बात तो ये कि ये एक सामान्य बात है, अगर आप उस समय उत्साहित महसूस करते हैं या ऊर्जा का संचार महसूस करते हैं और थोड़ी देर बाद वो सामान्य हो जाता है, तो वो ठीक भी है। एक बात तो ये, और दूसरी बात कि आप जो रूटीन है अपना, जिसमें कि कोई आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है, कोई आपको ऐसी चीज जो आपको अच्छी लगती है, जैसे आपको पुराने गाने सुनना अच्छा लगता है, या आपको योग प्राणायाम करना अच्छा लगता है, या आपको बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है, जो भी आपको अच्छा लगता है, या आपको बातें बनाना, गप्पे मारना अच्छा लगता है, ईमानदारी से आपको बता रहा हूं, जीवन का सबसे बड़ा सुख जो मुझे लगता है वो है लाइक माइंडेड लोगों से बिना किसी एजेंडे के गप मारना। तो खाली टाइम में, लेजर टाइम इसी को बोलते हैं। आप कभी भी इंटरनेट पे सर्च करना व्हाट इज अ लेजर टाइम, खाली वक्त क्या होता है। खाली वक्त वो वक्त होता है जिस वक्त में आपके पास कोई काम ना हो, कोई एजेंडा ना हो, वो वीकेंड पर भी हो सकता है, किसी दिन आप थोड़ा फ्री हैं तो गप मार रहे हैं, तो ये सब चीज आप थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं ना, एक रूटीन बना के, पढ़ाई को प्रभावित किए बगैर, तो आपको दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आप फिर डल हो जाएंगे। जैसे वो एक बच्चों में कहावत थी, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक ए डल बॉय, तो इतना डल भी मत होइए, थोड़ा सा उत्साहित रहिए, मुस्कुराते रहिए, थोड़ा आज का जो लेक्चर था उसकी स्लाइड्स को थोड़ा फॉलो करने की कोशिश कीजिए, और मैं नहीं समझता कि आपको कोई भी दिक्कत आएगी। थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन था आपसे कि प्रीलिम्स 2020 आ रहा है जी, तो सर आज से कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, तो किस चीज पे जो बच्चे कोचिंग के लिए दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं, तो आप कैसे लेंगे? ठीक है। स्पेसिफिक महीने 31 मई को आपके पास अभी 3-4 महीने हैं। एक तो आप इतना करिए कि मेंस के लिए पढ़ना बंद कर दीजिए, अभी तो नहीं पढ़ रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए। अब केवल और केवल प्री पर ही फोकस करिए। कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, एक ही करिए, एक से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। महीने में 1 या 2 टेस्ट होंगे, उनको दे लीजिए, नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और क्या कहते हैं, प्रीलिम्स के सारे एस्पेक्ट्स को दोबारा से देख लीजिए। आपके पास 4 महीने का समय है, और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ 4 महीने पढ़ के भी प्री निकाल लेते हैं, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। और प्रीलिम्स के लिए अब आप छूट जाइए, मेंस के लिए अब आप बंद कर दीजिए। प्रीलिम्स के बाद दोबारा से जैसे ही प्री का पेपर देके आए, 3-4 दिन का गैप लेके फिर मेंस के लिए पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सर। यूपीएससी टॉपर कुछ लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी होगी, वो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की जो तैयारी है
उसके बारे में पूरा डिटेल में उसमें बताया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और बाहर उपलब्ध भी है। एक एसए का पेपर होता है, चाहे वो स्टेट का पीसीएस का हो चाहे आईएएस का, उसमें सब में एसए का पेपर होता है। एक किताब राजकमल से हम लोगों ने निकाली है, सभी जो टॉपर्स हैं उन्होंने जो एसए लिखे थे वो हमने उसमें दिए हैं, वो भी उपलब्ध है। तो ये सब आप हेल्प ले सकते हैं। हम लोग ये कोशिश करते हैं एज ए ऑथर में कि मैं अपने प्रकाशक को बोलता हूं कि आप इतना उसका कोर्स रखिए कि सबके बीच में रहे, क्योंकि हमारा उद्देश्य उसमें कमाना तो होता नहीं है। हम जैसे जो गलतियां हमने की थी तैयारी में, वो गलती आप ना करें इसीलिए किताब लिखी है, तो उसका आप फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू। जैसे इस समय जो यूपीएससी जो आईएएस का एग्जाम है उसके हिसाब से देखें तो वो क्या सेकेंडरी ऑप्शन रखना लाइफ में जरूरी हो गया है अगर आईएएस नहीं हो पाता है तो हम अगर हायर एजुकेशन में जैसे पीएचडी के लिए जाते हैं तो हम पीएचडी करने के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। तो क्या ये बेटर ऑप्शन है या किसी एक ऑप्शन के लिए हमको जाना चाहिए? आपकी परिस्थितियों में कैपेसिटी और कैपेसिटी दो चीजें, बहुत सही बात कही। आपकी काबिलियत और आपकी परिस्थिति दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी। आपके घर पे कोई प्रॉब्लम हो गई है, आपके फादर बीमार है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं, तो वो उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी को बार बार आपको चेंज भी करना पड़ता है। पर फिर भी ये वाला जो ऑप्शन है बुरा ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे लोग हैं डीयू में, जेएनयू में, बीएचयू में, इलाहाबाद में, मेरठ में, रांची में, पटना में, जो पीएचडी एमफिल के साथ साथ भी तैयारी करते हैं। मैंने भी की थी, इसमें कोई बुराई नहीं। एक ही शर्त है कि आपके जो गाइड हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कई बार गाइड भी करते हैं कि, लेकिन उसके लिए वही वाली बात जो सुमित्रा महाजन जी ने लोकसभा में कही थी कि रिसर्च के टाइम रिसर्च करिए, खाली टाइम में पढ़ाई कर लीजिए। अब आप सोचिए कि रिसर्च तो बिल्कुल बंद कर दो, 6 महीने में एक बार साइन कराने जाओ तो फिर कोई भी गाइड नाराज ही होगा। तो ये तरीका हमने भी ऐसे ही किया था। जिनविराट, आई एम स्टूडेंट ऑफ लॉ डिपार्टमेंट। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जितने भी हमारे फ्रेंड्स वगैरह जो सीनियर होते हैं उनसे पूछते हैं कि कोचिंग का जो आज के टाइम में महत्व होने की, कोचिंग के बगैर कुछ नहीं हो सकता, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो कुछ नहीं कर पाओगे, तो आपके जीवन में कोचिंग का कोई इंपोर्टेंस रहा है या नहीं सर? बस मैं ये पूछना चाहता हूँ। देखिए, एक तो आप पूछ रहे हैं कि मेरे जीवन में मैंने कोचिंग किया नहीं की, नंबर 1, और नंबर 2 कि आपको करनी चाहिए या नहीं। तो मैं तो ये कहूंगा कि एग्जाम का भी फर्क होता है। जैसे अगर आपको सीए करना है तो आपको कोचिंग करनी पड़ेगी, उसके बिना सीए नहीं होता है, क्योंकि सीए में कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं होता है, उसमें आपको कोचिंग ही होती है जिसके सहारे आप पढ़ते हैं। या पीएमटी का आप एंट्रेंस दे रहे हैं, उसमें जनरली आप देखेंगे अगर 100 लोग सक्सेसफुल हुए तो 90 लोग कोचिंग की सहायता से हुए। यूपीएससी और पीसीएस का जो एग्जाम है, यूपीएससी और पीसीएस का जो एग्जाम है वो थोड़ा डायनामिक है, उसमें बिना कोचिंग के भी सफलता प्राप्त की जा सकती है और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। बल्कि आजकल तो उल्टा ट्रेंड आ गया है कि कोचिंग में जाने से कई बार क्या होता है कि वो आपकी तैयारी जो है वो एक तरह से चलने लगती है, जबकि इसमें थोड़ा मल्टी डायमेंशनल तैयारी करनी होती है। तो ऐसे ज्यादातर लोग आजकल ऐसे हुए जो कोचिंग अगर कर भी लेते हैं तो बाद में फिर उनको लगता है कोचिंग ना करते तो ज्यादा अच्छा रहता। यूपीएससी की बात बता रहा हूं, पर फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट की कोचिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा टेक्निकल होता है और उसमें कोचिंग से आपको हेल्प मिल जाती है। जनरल स्टडीज के लिए आप चाहें तो कोचिंग अवॉइड कर सकते हैं या केवल उसी सेगमेंट की कोचिंग करिए जो आपको नहीं समझ में आता। जैसे अगर आपको इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आता तो आप उसकी कोचिंग कर लो, पॉलिटिकल साइंस समझ में आता है तो मत करो, हिस्ट्री समझ में आता है तो मत करो। ये एक तरीका हो सकता है, स्मार्ट तरीका। और बाकी दूसरा जो सिंपल सा एक बिल्कुल ही बिना दिमाग लगाए वाला तरीका तो ये है, जाओ दिल्ली 1-1.5 लाख रुपए की फीस दो, 1.5 साल की कोचिंग दो, तो वो भी करते हैं लोग। सर इस चीज के ऊपर इंफॉर्मेशन तो हर जगह उपलब्ध है कि सर क्या पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए और दिन में या रात में पढ़ना चाहिए, बट सर ऐसा कोई क्राइटेरिया है कि इस तरीके की आइडियोलॉजी होनी चाहिए यूपीएससी एस्पिरेंट या फिर सिविल सर्विस एस्पिरेंट की सर जो सिलेक्शन बोर्ड बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज जिसके ऊपर नहीं कर सकता है? करता हूं मैं, हालांकि ऐसी कोई भी आइडियोलॉजी डिसाइडेड नहीं है। माइक लीजिए, ऐसी कोई भी आइडियोलॉजी डिसाइड, किसी और को मत दीजिए, लास्ट में लेते हैं। ऐसी कोई भी आइडियोलॉजी डिसाइडेड नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि ये होना ही चाहिए। पर फिर भी 2-3 बातें मैं कहूंगा। एक तो आपकी संविधान में आस्था होनी चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं वो 3-4 चीजों से हम समझते हैं। एक तो संविधान की प्रस्तावना, एक मूल अधिकार, एक मूल कर्तव्य और एक डीपीएसपी।
तो संविधान में आपकी आस्था होनी चाहिए, आप जो भी जवाब दें लिखित में या मौखिक में वो संविधान और कानून के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको उसमें आस्था ही नहीं होगी तो फिर आप किस आधार पे नौकरी करने जा रहे हो। ठीक। दूसरी बात की आपकी पर्सनालिटी में दूसरों के विचारों का सम्मान करने का तत्व भी होना चाहिए, सीखने की आदत होनी चाहिए, आप दूसरे से सीखने को तैयार है, ट्रेनेबल है या नहीं, ये कोई चीज होती है कि कई लोग इतने पढ़े लिखे होते हैं कि उनको ट्रेन करना बहुत मुश्किल होता है, तो जब आप खुद ही सारा कुछ सीख के आए आपको कुछ सिखाया ही नहीं जा सकता, कई लोग ऐसे भी होते हैं। तो वहां पे जो आयोग होता है वो ये भी देखता है कि आप कुछ सीखने को तैयार हो या नहीं, क्योंकि जो लपासना में ट्रेनिंग होगी फिर वो किस चीज के जब आपको सीखना ही नहीं है। तो ये कुछ बातें हैं जिनको लेकर के आप जो अनकॉम्प्रोमाइजेबल है, जिन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन किसी को है? और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो यूपीएससी है वो मेन जो ज्यादा जरूरी फोकस करता है वो मेंस पर करता है, जीएस और ऑप्शनल। तो सर ऑप्शनल तो एक तरह से कवर हो जाएगा, लेकिन जो जीएस के सब्जेक्ट्स हैं तो सर आपने अपने आंसर राइटिंग में ऐसी क्या चीजें इंक्लूड की जो आपको एक अच्छी रैंक मिली, जो आपको दूसरों से यूनिक बनाती है? सर कुछ पॉइंट्स बता दीजिए। बहुत अच्छा है, मैं 2 मिनट में इसका उत्तर दूंगा। किसी भी अच्छे उत्तर की क्या पहचान हो सकती है या किसी भी अच्छे निबंध की क्या पहचान हो सकती है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। एक तो ऐसा उत्तर जो सारे पॉइंट्स को कवर करे, वो अच्छा उत्तर होता है। जैसे आपसे कोई सवाल पूछा गया, उसके 5 स्टेप्स हो सकते हैं और आपने 5 को कवर कर लिया, या मतलब स्टेप तो 10 हो सकते हैं बट आपने उनमें से 5 जो महत्वपूर्ण है उनको कवर कर लिया, तो अच्छा उत्तर माना जाएगा। दूसरा एक अच्छा उत्तर वो होता है जिसमें आप उस जो अपनी बात कह रहे हैं उसके कंफर्म करने के लिए, उसकी पुष्टि करने के लिए आपने कोई उदाहरण भी दिया है या कोई डेटा बताया, कोई आंकड़ा बताया है, तो उससे भी अच्छे अंक मिलते हैं। तो 2 बातें हुई कि एक तो आपका उत्तर सभी पक्षों को कवर करे, क्रमबद्ध हो, मतलब ऐसा ना लगे पढ़ के उत्तर को कि आपने कोई बात कही और अचानक से फिर दूसरी बात कह दी, उसमें एक फ्लो होगा तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। साथ में आप अपने उत्तर में जो तथ्य या जो बातें कह रहे हैं उनके पुष्टि के लिए अगर कोई बात, कोई प्रमाण भी दे देंगे छोटा सा, बहुत डिटेल में नहीं, तो उसके लिए भी आपको अच्छे अंक मिलेंगे। ठीक है, तो आज का ये बहुत अच्छा सत्र रहा हमारा। मैं एक मिनट की बात और कह के फिर सर आप जो भी कहेंगे, तो आप लोग 1-2 मिनट बस और मेरा साथ दीजिए। मैंने जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, शायद मेरठ कॉलेज से जब मैं कर रहा था, तो मैंने एक मेरठ को लेकर एक गीत लिखा था जो मैंने आज तक कहीं सुनाया नहीं, तो अब मौका मिला है मैं आपको सुना के ही जाऊंगा। ठीक है, अगर आप सुनना चाहते हो तो मैं सुना दूंगा। मैं एक बात पहले जोड़ दूं, निशांत कवि भी है तो ये सुना के ही मानेंगे। तो नहीं ऐसा नहीं है सर, अब तो प्लीज। तो आप मेरे साथ साथ गाएंगे, गीत है ये, पहले मैं गा दूंगा फिर आप गाएंगे। लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए है जो वास्तव में अपने शहर को प्यार करते हैं, चाहे अपना शहर कैसा भी हो, कितना भी मशहूर हो, पर हम अपने शहर को, अपनी मातृभूमि को प्यार करते ही हैं। ठीक है, शहर मेरे तू मेरी मोहब्बत, तू है मेरी जान, गंगा जमुनी आन बान की तू सच्ची पहचान। शहर मेरे तू मेरी मोहब्बत, तू है मेरी जान, गंगा जमुनी आन बान की तू सच्ची पहचान। शहर छावनी में सोया है सदियों का इतिहास, शहर छावनी में सोया है सदियों का इतिहास। महाभारत से जंगे आजादी तक का एहसास, सन 57 की क्रांति की तूने छेड़ी तान, गंगा जमुनी आन बान की तू सच्ची पहचान। और हिंदी उर्दू के लफ्जों में तेरी महक समाई, मंत्र बजाने गुरु बानियां तूने सदा सुनाई। शांति अमन की परंपरा का बना रहे सम्मान, गंगा जमुनी आन बान की तू सच्ची पहचान। और मेरठ वालों की एक और खासियत, हर जुबान में घुली तेरे गन्नों की गजब मिठास। वैसे इतने मिठास रहती नहीं है, ये थोड़ा सा तारीफ भी करनी पड़ती है। हर जुबान में घुली, पर एक बात आपको और कहूंगा, इतना सब घूमने घामने के बाद सर आप इतना घुमाए कि मेरठ वाले लोग भले ही थोड़े कड़वे हों, थोड़े मतलब
एकदम साफ बोलने वाले स्पष्टवादी हूँ, पर दिल के बहुत सच्चे और बहुत प्यारे होते हैं। ताली भी बजाओ। ऐसा आदमी ज्यादा अच्छा होता है जो अपनी बात खुलकर कह दे और मन में कुछ ना रखे, या ऐसा आदमी ज्यादा अच्छा होता है जो मन में रख के तो सामने मीठा मीठा बोले? ठीक है, तो मेरठ वाले वैसे होते हैं। हर जुबान में घुली तेरे गन्नों की गजब मिठास, गजक रेवड़ी स्वाद बिखेरे मेरठ का वो खास, काली पलटन घंटा घर नौचंदी तेरी शान, गंगा जमुनी आन बान की तू सच्ची पहचान। और अंतिम पंक्तियां, क्या कामना करते हैं हम मेरठ के लोग? सपनों के आजाद परिंदे भले वो परवास, यानी उड़ान। सपनों के आजाद परिंदे भले वो परवास, देश और दुनिया में गूंजे तेरी ही आवाज, कायम रहे कयामत तक तू इतना सार मान, गंगा जमुनी आन बान की तू सच्ची पहचान, शहर मेरे तू मेरी मोहब्बत है मेरी जान, गंगा जमुनी आन बान की तू सच्ची पहचान। बहुत बहुत